हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो कि रिलेटेड होंगे आपके ऑप्टिकल फाइबर और लेजर्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, जो कि किस पे आधारित होंगे? फाइबर ऑप्टिक्स, लेज़र एंड नैनो टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो कोर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? ठीक है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो वर्क करती है किस पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए कोर और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सापेक्ष, वो क्या होनी चाहिए? तो चार ऑप्शन है। कोर N1 इज़ ग्रेटर देन क्लैडिंग N2, यानी कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 से कैसा होना चाहिए? ग्रेटर, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है क्लैडिंग N2 इज़ ग्रेटर देन कोर N1, यानी कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, यानी कि कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बराबर होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये कोई सरफेस है एक, ठीक है, तल है। यहाँ से अगर किसी रेज को यहाँ भेजा जाए, ठीक है, इसके ऊपर, तो यहाँ से ये टोटल रेज क्या हो? रिफ्लेक्ट हो जाए, कोई भी पार्ट इसका ट्रांसमिट इससे ना हो। ठीक है, कोई भी ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन यहाँ पे ना हो, टोटली क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो ये एंगल होना चाहिए, ठीक है, वो एंगल कैसा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? हमेशा कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मान लो क्लैडिंग हो गई इस तरीके से, ठीक है, और ये कोर हो गई। ये क्या है? कोर, और ये क्लैडिंग, ठीक है, और ये क्लैडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कोर का और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ठीक है, तो यहाँ से जैसी कोई लाइट यहाँ से भेजोगे इस पर, ठीक है, तो ये ऐसे कोर क्लैडिंग बाउंड्री से बार बार जो है रिफ्लेक्ट होती हुई आगे ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन होगी वो हमेशा कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अभी अभी हम लोगों ने कंडीशन देखी थी, जो उसका इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल है उससे जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 90 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चार ऑप्शन है। फाई सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, फाई सी इज़ लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, फाई सी इज इक्वल टू थीटा, यानी कि इंसिडेंट एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या नन ऑफ दिस। तो हमेशा जो फाई सी है क्रिटिकल एंगल वो हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से ऊपर या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है 12 क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबी रॉड में इम्प्यूरिटी के रूप में मिलाया जाता है, यानी कि अपद्रव क्या मिलाया जाता है उसमें। ठीक है,
रूबी रॉड, जैसे कि रूबी रॉड हम लोगों ने बात की थी कि रूबी रॉड किसकी बनी हुई होती है, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड की। रूबी रॉड जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड की। उसमें जो अपद्रव या इम्प्योरिटी के रूप में जो मिलाया जाता है वो क्या होता है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसी इम्प्योरिटी के रूप में क्रोमियम डाइऑक्साइड को हम मिलाते हैं उसके अंदर, तो क्रोमियम के कुछ आयंस क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह क्या ले लेते हैं, खुद ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी के रूप में जो मिलाया जाता है रूबी रॉड के अंदर वो क्या होता है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन या कॉपर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या मिलाते हैं, क्रोमियम डाइऑक्साइड, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रूबी रॉड के अंदर पिंक कलर प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब उसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जब हम लोग पढ़ रहे थे रूबी रॉड की, तब हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे रूबी रॉड के अंदर जो है पिंक कलर नज़र आता है। ठीक है, तो वो पिंक कलर किसके द्वारा मिलता है ये हम लोग जानते हैं। जैसे कि रूबी रॉड किसकी होती है, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड की। तो एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड के रूबी रॉड के अंदर जैसे ही हम क्रोमियम डाइऑक्साइड अपद्रव के रूप में मिलाते हैं, तो वो क्रोमियम आयंस क्या करते हैं, एल्यूमिनियम आयंस को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही एल्यूमिनियम आयंस को क्रोमियम आयंस रिप्लेस करते हैं, तो वही जो क्रोमियम आयंस, ठीक है, क्रोमियम आयन यानी कि Cr ट्रिपल माइनस, ये क्या करता है, ये पिंक कलर देता है, ये गिव्स पिंक कलर, क्रोमियम 3 नेगेटिव आयंस गिव्स पिंक कलर। ठीक है, तो पिंक कलर कौन देता है, क्रोमियम आयन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो रूबी रॉड के अंदर जो पिंक कलर मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, क्रोमियम आयंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर न्यूमेरिकल अपर्चर क्या बताता है, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर जो हम लोग पढ़े थे, Na इज इक्वल टू क्या होता है, साइन मान को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर, यानी कि Na इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा नॉट, या हम इसी को थीटा नॉट भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर Na इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल अपर्चर है। यहाँ पर n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, एंड n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। क्लियर, तो यहाँ से हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर जो बताता है, ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। डेटा ग्रहण करने की शक्ति, यानी कि कोई भी फाइबर जो है कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, कितनी उसकी पावर है, कितनी उसकी क्षमता है, ठीक है, रेशे ग्रहण करने की, ये बताता है। या फिर डेटा में होने वाली हानि, ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग जानते हैं कि डेटा के अंदर कोई भी हानि नहीं होती है, यानी कि टोटल डेटा जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा फाइबर के थ्रू क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा, डेटा में होने वाली वृद्धि, यानी कि वृद्धि और हानि की कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, डेटा ग्रहण करने की शक्ति। तो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल अपर्चर का काम होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर हमें बताता है कि कोई भी फाइबर कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, कितनी उसकी पावर है। जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो डेटा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सेप्टेंस एंगल का सही सूत्र होगा वायु माध्यम में, यानी कि एयर मीडियम है हमारे पास। ठीक है, तो एयर मीडियम के लिए हमसे कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल का सही सूत्र होगा, 4 ऑप्शन है। थीटा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0,
नेक्स्ट ऑप्शन है थीटा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। और लास्ट ऑप्शन है NOT यानी कि नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू होती है थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन n नॉट अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमसे कि जो मीडियम है वो कैसा है, एयर मीडियम है। ठीक है, तो फॉर एयर मीडियम एन नॉट इज इक्वल टू 1। एयर के लिए जो एन नॉट की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 हो जाती है। यानी कि यहाँ से एन नॉट, ये जो यहाँ पे अगर एन नॉट की जगह 1 रख देंगे तो थीटा नॉट इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यानी कि ये निकल के आएगा एक्सेप्टेंस एंगल का सही सूत्र। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यानी कि सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एक्सेप्टेंस एंगल का सही सूत्र होगा थीटा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहाँ पे बाकी के जो क्वेश्चन, जैसे कि अगर यहाँ पे एयर मीडियम की बात नहीं करते तो एयर मीडियम की अगर बात ना की गई होती तो हमारे लिए जो सही ऑप्शन हो जाता वो क्या होता थीटा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक्सेप्टेंस एंगल की जगह हमसे एक्सेप्टेंस कोण मांग लेता, ठीक है, कि एक्सेप्टेंस कोण का सही सूत्र क्या होगा, तो एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है डबल होता है किसका एक्सेप्टेंस एंगल का। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक्सेप्टेंस कोण की वैल्यू हो जाती है। और वहाँ पे जब हम लोग थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसकी थ्योरी जब हम लोगों ने देखी थी, डेरिवेशन देखा था, तब हम लोगों ने देखा था कि किसी एक्सेप्टेंस एंगल को क्या करते हैं उसको पकड़ के अगर रोटेट करा दिया जाए तो हमें एक कोण प्राप्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या एक्सेप्टेंस कोण। और उसकी वैल्यू जो होती है वो एक्सेप्टेंस एंगल से डबल होती है। यानी कि थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। ये वैल्यू अगर देखें तो ये किसकी है एक्सेप्टेंस कोण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया। ठीक है, रिचर्ड फिलिप फेनमैन ने, प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने, थर्ड ऑप्शन है गार्ड विनिंग एंड हेनरिक रोहरेर ने, और फोर्थ ऑप्शन है प्रोफेसर CN राव ने। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द। ठीक है, तो नैनो के अंदर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि नैनो की जब अगर हम बात करें, मान लो कोई क्यूब है हमारे पास इस तरीके से, ये मान लो कोई क्यूब है, अब इसका एरिया होगा कुछ। ठीक है, और इसी को जब हम पीस के बिल्कुल छोटा छोटा कर दें इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कर दें। ठीक है, यानी कि नैनो का मतलब है बहुत ही कम, 10⁻⁹। ठीक है, नैनो ऑर्डर जो होता है, तो इसका क्या होगा एरिया बढ़ जाएगा। इसका क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया क्या करेगा बढ़ जाएगा। जैसे कि हम लोग किसी सॉलिड, एक पत्थर की अगर सिंपल वे में बात कर लें, ये पत्थर है और इसको पीस के अगर इसके जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स कर लें इस तरीके से, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा बढ़ जाएगा। यही नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री लैब्स के अंदर देखते हैं कि जितने भी सॉल्ट हमें मिलते हैं वो हमेशा चूर्ण के रूप में मिलते हैं, हमेशा पाउडर की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो पाउडर की फॉर्म में मिलने की वजह यही है, वो पत्थर की फॉर्म में भी रख सकते थे, डेले की फॉर्म में भी रख सकते थे, सावधानी होती है उनको उठाने ले जाने में बैठाने में। ठीक है, बट क्या होता है कैसे होते हैं चूर्ण के रूप में होते हैं, यानी कि पाउडर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये होने की वजह से होता क्या है, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन हमें करानी है,
तो जैसे उसका सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जैसे ही वो किसी लिक्विड के अंदर डालोगे आप चूड़, वो तुरंत रिएक्शन क्या करेगा, दे देगा। जैसे कि अगर नमक का एक बड़ा डेला हम पानी के अंदर डालें लिक्विड के अंदर, तो उसको जो है काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर उसका चूर्ण डाल दें, ठीक है, छोटा छोटा, ठीक है, क्योंकि उसका प्रेस्ट एरिया कैसा हो जाएगा, उसी का प्रेस्ट एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी पे यही सब वर्क होता है। जैसे कि अब इसका मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है, ठीक है। दवाइयों में छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जो है वो सॉल्ट मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है इस पर वर्क करती है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का जो नैनो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, तो नैनो का मतलब ही होता है ड्वार्फ, यानी कि बौना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बौना, ठीक है। इसका जो आकार होता है वो 10⁻⁹ मीटर का होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले जो है नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था, ठीक है। तो हमारे पास साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं, रिचर्ड फिलिप फिनमैन ने दिया था, या प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने दिया था, या गार्डविनिंग एंड हेनरिक रोहरेर ने दिया था, या प्रोफेसर सीएन राव ने दिया था, ठीक है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया था वो किसने दिया था, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने। सबसे पहले जो नैनो बर्ड के बारे में बताया था वो किसने बताया था, प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने। तो आप लोग साइंटिस्ट का नेम याद रखेंगे कि सबसे पहले नैनो के बारे में किसने बताया था, किसने सुझाव दिया था, प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो पदार्थ का निर्माण करते हैं वो क्या होता है, 1 to 100 नैनोमीटर, 1 to 200 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 to इन्फिनिटी, यानी कि 1 to इनफाइनाइट। तो जो निर्माण करते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ का निर्माण जो करते हैं वो 1 to 100 नैनोमीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 नैनोमीटर बराबर होगा, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन है, 1 मीटर के, 10⁻⁹ सेंटीमीटर के, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के, और 10⁻⁻11 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी हमने बताया था कि जो नैनो का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁹ होता है, यानी कि अगर बात करें तो 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। अब मीटर में हमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा दे नहीं रखा है, ठीक है, यानी कि 1 मीटर तो होता नहीं है, तो यहाँ पे और हमें कोई भी मीटर के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10⁻⁹ इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो 2 जीरो हैं या हम ऐसे लिखें 10⁻⁹ इंटू 10 कितना हो जाएगा 2 प्लस का, तो प्लस का माइनस से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कितना बचेगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो तुल्य होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में जो नैनो टेक्नोलॉजी के जनक हैं वो किसको माना जाता है, रिचर्ड फिलिप फिनमैन, प्रोफेसर CNR राव, हेनरिक रोहरेर एंड प्रोफेसर नोरियो तानीगुची, ठीक है। तो किसको जो है भारत के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का जनक या नैनो टेक्नोलॉजी का फादर, पितामह कहा जाता है,
ठीक है, तो वो कौन है? प्रोफेसर CNR राव। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे विश्व के अंदर पूछा जाए, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, सिंपल अगर केवल और केवल हमसे ये कहा जाए कि फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि रिचर्ड फिलिप फिनमैन। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिचर्ड फिलिप फिनमैन। अगर हमसे इंडिया के अंदर बात करें या भारत के अंदर बात करेगा, ठीक है, हमसे जोड़ देगा कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो जनक है या पितामह जिनको बोला जाता है भारत के अंदर कौन है, वो कौन है? प्रोफेसर CNR राव। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं इसी तरीके से, और भी आगे क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक्स।